हेलो एवरीवन। आज हम ऑल इंडिया बार एग्जाम के अंतर्गत कंपनी लॉ का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अभी तक हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पेपरों में पूछे गए हैं या अभी 2024 के प्रश्न में जो पेपर है उसमें पूछे जाएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 किस दिन प्रभावी हुआ था? तो ये जो है ये 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सीमित देयता का सिद्धांत क्या इंगित करता है? तो सीमित देयता का सिद्धांत शेयरधारकों की देयता उनके निवेश तक सीमित होती है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम सीमा क्या है? तो अधिकतम सीमा 200। ऑप्शन सी इसका सही है। एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? तो निदेशक 3। ऑप्शन बी इसका सही है, 3 निदेशक होने चाहिए न्यूनतम। अगला प्रश्न है, कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व किस मामले में स्थापित किया गया? तो इसमें पूछा गया है कंपनी का अलग कानूनी अस्तित्व किस मामले में स्थापित किया गया? तो केस था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी का कौन सा दस्तावेज इसके उद्देश्यों की सीमित करता है? तो वो है ज्ञापन पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिकृत पूंजी क्या होती है? तो देखिए ये पूंजी के बारे में पूछा गया है, वो है कंपनी द्वारा जारी की गई पूंजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। CSR लागू करने के लिए कंपनी का नेट वर्थ कितना होना चाहिए? तो नेट वर्थ जो है 500 करोड़ या अधिक। ऑप्शन बी इसका सही है। अंशदायी सदस्य कौन होता है? तो अंशदायी सदस्य वह व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य है और परिसमापन के समय देय राशि का भुगतान करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंपनी के मुख्य उद्देश्य को कहाँ पर लिखा जाता है? तो देखिए ज्ञापन पत्र पर, मुख्य उद्देश्य को ज्ञापन पत्र पर लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है? तो वो है गैर लाभकारी कंपनी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निदेशक कब अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो जो निदेशक है वो अगर वह दिवालिया घोषित होता है, अगर उसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, अगर वह लगातार 12 महीनों तक बैठक में अनुपस्थित रहता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कंपनी के उपनियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आंतरिक प्रबंधन को नियंत्रित करना। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से कौन मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति यानी KMP में शामिल नहीं हैं? तो वो है स्वतंत्र लेखाकार। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राधिकरण भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को नियंत्रित करता है? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पहली बार ऑडिटर की नियुक्ति कब की जाती है? तो जो ऑडिटर की नियुक्ति है वो 30 दिनों के भीतर, पहले 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी को अपनी पहली वैधानिक बैठक कब आयोजित करनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंजीकरण के 6 महीने के भीतर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्ञापन पत्र में कितने मुख्य खंड होते हैं? तो जो ज्ञापन पत्र में मुख्य खंड 6 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पब्लिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम कितने निदेशकों की आवश्यकता होती है? तो जो पब्लिक कंपनी है उसके गठन के लिए कम से कम 3 निदेशकों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना है वो 2016 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही है, 1 जून 2016 को। एकल सदस्यीय कंपनी यानी OPC किस प्रकार की कंपनी है? तो ये निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न है,
कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक निजी कंपनी में न्यूनतम कितने निदेशक होने चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2, कम से कम 2। अगला प्रश्न, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार CSR गतिविधियों पर कंपनी को अपने औसत लाभ का कितना प्रतिशत खर्च करना होता है? तो वो है 2%। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किस कंपनी में निदेशकों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। कंपनी के पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज सबसे पहले फाइल किया जाता है? तो वो है ज्ञापन पत्र, मेमोरेंडम एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, कंपनी सचिव का मुख्य कार्य क्या है? तो कंपनी सचिव का मुख्य कार्य है कंपनी की कानूनी अनुपालना सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, कंपनी को पंजीकरण के कितने दिनों के भीतर अपना पंजीकृत कार्यालय स्थापित करना होता है? तो वो है 30 दिन के भीतर। ऑप्शन सी। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्वतंत्र निदेशक कौन होता है? तो स्वतंत्र निदेशक होता है कंपनी का बाहरी व्यक्ति जो कंपनी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेल कंपनी किसे कहा जाता है? तो सेल कंपनी ऐसी कंपनी जो केवल कागजों पर मौजूद हो। ऑप्शन ए इसका सही है, जो केवल कागजों पर मौजूद हो। अगला प्रश्न है, विदेशी कंपनी का अर्थ। विदेशी कंपनी का अर्थ है भारत के बाहर पंजीकृत कंपनी, यानी जो भारत के बाहर पंजीकृत हुई है उसे विदेशी कंपनी कहा जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत विलय और अधिग्रहण की प्रक्रिया कौन देखता है? तो वो है NCLT। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी में साझेदार की देयता सामान्यता कैसी होती है? वो है सीमित, लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निजी कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल पूंजी क्या है? तो कोई न्यूनतम सीमा नहीं है, नो मिनिमम लिमिट। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निदेशकों की बैठक कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए? हर तिमाही पर, एवरी क्वार्टर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शेयर पूंजी को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो देखिए, शेयर पूंजी को प्राधिकृत और पूंजी और जारी पूंजी, जारी व सदस्यता पूंजी, भुगतान की गई पूंजी, उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। डिबेंचर किसे कहा जाता है? तो डिबेंचर कंपनी द्वारा जारी किया गया ऋण साधन। ऑप्शन बी इसका सही है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार वित्तीय वर्ष कब समाप्त होता है? तो 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विशेष प्रस्ताव को कितने प्रतिशत मतों से पारित किया जाता है? तो विशेष प्रस्ताव को 75%। ऑप्शन सी इसका सही है। कंपनी को एक कानूनी इकाई क्यों माना जाता है? ऑप्शन डी इसका सही है। एक व्यक्ति की तरह अधिकार और दायित्व रखती है, या कर का भुगतान करती है, या अदालत में मुकदमा दायर कर सकती है और मुकदमा झेल सकती है। तो डी इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वार्षिक साधारण बैठक AGM कब आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर। अगला प्रश्न है, निजी कंपनियों में शेयर हस्तांतरण पर क्या प्रतिबंध होता है? तो शेयर हस्तांतरण पर शेयर सार्वजनिक रूप से नहीं बेचे जा सकते हैं, निदेशकों की अनुमति आवश्यक है, केवल मौजूदा शेयरधारकों को हस्तांतरित किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। कंपनी का पंजीकरण होने पर क्या लाभ होता है? तो कंपनी का पंजीकरण होने पर सीमित देयता होती है, अलग कानूनी पहचान मिल जाती है, असीमित उत्तराधिकारिता है और उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंपनी का विघटन किसके माध्यम से किया जा सकता है? तो कंपनी का विघटन सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक रूप से, न्यायालय के आदेश से, ऋणदाताओं के अनुरोध पर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी, इन सभी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कंपनी में निदेशक के चयन की प्रक्रिया कौन तय करता है? तो कंपनी के निदेशक के चयन की प्रक्रिया कंपनी के शेयरधारक
निर्धारित करते हैं। अल्ट्रा वायरस का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो अल्ट्रा वायरस का अर्थ है वो है कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के अधिकारों में से एक प्रमुख अधिकार क्या है? तो वो है ऑप्शन ए, कानूनी रूप से अनुबंध करने का अधिकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शेयरधारकों के पास होता है? तो शेयरधारकों के पास में कंपनी के लाभ में हिस्सा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंपनी का स्वामित्व किस प्रकार से निर्धारित होता है? तो कंपनी का स्वामित्व शेयरधारकों द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, प्राइवेट कंपनी के शेयर खुले बाजार में नहीं बिक सकते। ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो कौन दंडनीय होता है? तो कंपनी के निदेशक। ऑप्शन ए, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अब हम कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आधारित हैं जो एमसीक्यू के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। पहला है वह सलोमन बनाम सलोमन एंड कंपनी 1897 के ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत की पुष्टि की? तो वो है ऑप्शन ए, कंपनी की अलग कानूनी पहचान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कंपनी की एक अलग पहचान है। अगला प्रश्न है, फॉस बनाम हॉर्बोटल 1843 के मामले में स्थापित मुख्य सिद्धांत क्या है? तो वो है बहुमत का शासन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असबुरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिच 1875 मामले में कोर्ट ने किस सिद्धांत की व्याख्या की थी? इसका जो सही आंसर है वो है कंपनी का उद्देश्य और अल्ट्रा वायरस। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर फैसला सुनाया? सॉफ्टवेयर को वस्तु मानना। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसका फैसला दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है विदेशी कंपनियों पर भारतीय कर। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, एसर स्टील वर्सेस आरबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है उधारदाताओं की प्राथमिकता पर। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, रिलायंस पेट्रोलियम वर्सेस सेबी में सुप्रीम कोर्ट ने किस विषय पर फैसला दिया? वो है अंदरूनी व्यापार। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया वर्सेस इंडियन एविएशन कॉरपोरेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस सिद्धांत पर फैसला सुनाया? तो इसका जो सही आंसर है वो कंपनी के विलय पर। ऑप्शन सी इसका सही है। नंदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? निदेशकों की हटाने की प्रक्रिया, जो निदेशक होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में फैसला दिया था। अगला प्रश्न है, ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड मामले में कोर्ट ने किस सिद्धांत की मान्यता दी? इसका जो सही आंसर है वो है निदेशक और कर्मचारी की अलग पहचान। ऑप्शन बी इसका सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।